आंसर लिखें तो आप शो नहीं करेंगे कि आपको इसका आंसर नहीं मालूम, लेकिन प्रश्न में ही शब्द जो होते हैं उन्हीं से हमें क्लू मिल जाता है, क्योंकि हमें थोड़ा बहुत तो पढ़ाई होता ही है। पूरा साल हमने पढ़ाई की, कभी ना कभी तो वो पाठ आपके सामने आया ही होगा, तो कुछ धुंधली सी उसकी स्टोरी याद होगी। तो बस उस धुंधली सी स्टोरी से ही एक, जैसे होता है ना, एक कोना पकड़ लिया। तो अब आप बोर्ड के एग्जाम देने वाले बच्चों को शुभकामनाएं, बेस्ट ऑफ लक। सबसे पहले कुछ छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। सिर्फ याद करना ही आपकी ड्यूटी नहीं होती बेटा, स्मार्टली बिहेव करना भी जरूरी होता है। जिस तरह से जीवन में, उसी तरह से एग्जाम्स के दिनों में जब हम एग्जाम हॉल में बैठते हैं तब वहाँ पर स्मार्टली लिखने का तरीका, उसे भी हमें बहुत अच्छे से हैंडल करना होता है। अगर हमने तरीका लिख लिया, सीख लिया, हमें राइटिंग कैसे लिखनी है, हमें किसी क्वेश्चंस को कैसे शो अप करना है, ये अगर आपने तरीका सीख लिया तो आपके एक एक दो दो जो आधे आधे नंबर कटते हैं वो बिल्कुल नहीं कटेंगे और आप फुल मार्क्स ले सकते हैं। तो सिर्फ याद करना ही हमारी ड्यूटी नहीं है, हमें एग्ज़ाम में लिखना कैसे है ये भी पता होना जरूरी है। आपको पता है कि एग्जामिनर कॉपी कैसे चेक करते हैं, तो ये अगर आपने नोटिस कभी किया हो तो आप इन बातों का ध्यान रखेंगे कि आपको लिखना कैसे है, ताकि एग्जामिनर आपकी कॉपी जब चेक करे, फर्स्ट पेज खोले, तो उनके माइंड पर जो इसका इम्पैक्ट पड़ेगा वो आपके नंबर कटने से बचा लेगा। आपको एग्ज़ाम में जब भी लिखना है, लिखना स्टार्ट करें, फर्स्ट पेज से लेकर लास्ट पेज तक एक इस तरह से प्रेजेंटेशन देना है कि एग्जामिनर को लगे पेज पलटते ही बहुत सुंदर एक राइटिंग का जो इम्पैक्ट पड़ता है वो माइंड पर बहुत ही पॉजिटिव इफ़ेक्ट डालता है। पॉजिटिव इफ़ेक्ट डालने से माइंड में एक आ जाता है, इस बच्चे के नंबर नहीं काटने चाहिए, इस बच्चे के नंबर नहीं काटने, क्योंकि इसने बहुत ही अच्छे से ढंग से लिखा है ना। तो एग्जामिनर जब कॉपी चेक करने लगे तो कहीं भी कटिंग ना हो, फर्स्ट पेज खोलते ही क्वेश्चन नंबर बहुत ही ढंग से सधे शब्दों में और अंडरलाइन करते हुए, और अगर आप दो इंक के पेन यूज़ कर रहे हैं, हेडिंग्स में आप ब्लैक इंक वाला पेन यूज़ करें, और जब आप डिटेल में लिखें, आंसर जहां लिखें तो वो ब्लू इंक से करें, और जहां ब्लैक इंक से करें उसमें अंडरलाइन भी करें। और ब्लैक इंक से वैसे ही थोड़ा पता चल जाता है कि हेडिंग है, क्वेश्चन नंबर है, और क्वेश्चन नंबर के साथ साथ उसके नीचे अंडरलाइन भी किया हुआ है। जब आंसर आपने ब्लू लाइन से जितना भी लिखा, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, जितना भी लिखा, आप जब उसका एंड करें तो फिर से ब्लैक इंक से अंडरलाइन करें और उसको एक एरो सा बनाकर उसको बताएं कि ये एंड हो गया। अब उसके बाद 2 लाइन्स छोड़कर जब आप एक क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया विद आंसर, जब नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करें तो पहले वाले आंसर के बाद कम से कम 2 लाइन्स छोड़कर, एक तो पहले लाइन ड्रॉ कर लिया आपने, पता चल गया कि आंसर ये वाला कंप्लीट हो गया। अब जब दूसरा क्वेश्चन जब स्टार्ट करने लगे तो 2 लाइन छोड़कर तब आप नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करें, और जब आप क्वेश्चन नंबर डालें ना तो वही नंबर डालें जो आपके क्वेश्चन पेपर में दिया हुआ है। ये एक खास ध्यान रखें। बच्चे इस तरह की भूल बहुत अधिक करते हैं कि क्वेश्चन नंबर पेपर में तो 1 2 3 लिखा हुआ है, लेकिन आप अपनी मर्जी से रोमन नंबर लिख देते हैं। नहीं, रोमन नंबर नहीं लिखेंगे। अगर वहाँ 1 2 3 लिखा है तो आप भी 1 2 3 लिखेंगे। अगर रोमन नंबर में वहाँ पे काउंटिंग है तब आप भी रोमन नंबर। आपको पता है जो टॉपर बच्चे होते हैं वो लिखते कैसे हैं? बस उनका लिखना ही कमाल कर जाता है। लिखने का जो ढंग होता है, जो प्रश्न हैं आपके पेपर में आए हैं उसको किस तरह से प्रेजेंट करना है, उसका उत्तर किस तरह से देना है, इस बात का जो ढंग होता है वो आपको फुल मार्क्स देने में आपकी सहायता करता है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा कटिंग बिल्कुल ना करें। जितना हो सके 2 पेन का प्रयोग करें। एक ब्लैक पेन से हेडिंग दें,
क्वेश्चन नंबर डालें। क्वेश्चन अगर लिखने की ज़रूरत है तो क्वेश्चन नंबर लिखें, या फिर ऑप्शंस जो होते हैं जैसे का खा गा या ABC या फिर रोमन नंबर, जिस भी नंबर से क्वेश्चन पेपर में जो नंबर दिए हुए हैं, जो भी क्रम उसमें दिया हुआ है वही क्रम आप आंसर शीट में देंगे। इस बात का खास ध्यान रखें। ब्लैक पेन अगर आप हेडिंग में यूज़ कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर डालने में यूज़ कर रहे हैं, तो आंसर देने के लिए आप ब्लू पेन यूज़ करें। हमेशा ही इस बात का ध्यान रखें कि जो क्वेश्चन नंबर या क्रम संख्या आपके क्वेश्चन पेपर में, प्रश्न पत्र में जो संख्या दी हुई है, जो क्रम संख्या उसमें दी हुई है, वही क्रम संख्या आप आंसर शीट में रखेंगे। इस बात का खास ध्यान रखें ताकि एग्जामिनर को ढूंढने में दिक्कत ना हो। क्वेश्चन नंबर 1 अगर अपठित गद्यांश है या अनसीन पैसेज है तो प्रश्न नंबर 1 अनसीन पैसेज या अपठित गद्यांश इतना लिखें और नेक्स्ट लाइन से आप उसका उत्तर ब्लू इंक से दें। इस तरह से बहुत ही क्लियरली एक पता चले, एक नज़र में पता चल जाए कि ये प्रश्न यहाँ से यहाँ तक इसका आंसर है। जानकारी इसमें रखो कि जैसे आप पठित गद्यांश शुरू कर रहे हैं या फिर पठित पद्यांश शुरू कर रहे हैं, तो उसके लिए अगर आपको उस पैसेज से रिलेटेड कुछ लाइन आपने अपनी तरफ से लिखनी है, तो उसमें राइटर का नाम, लेखक का नाम, कवि का नाम या फिर पाठ का नाम ये जरूर लिखें। हमारी पाठ्य पुस्तक से इस पाठ का नाम जो है वो लिया गया है, ये कविता इस पाठ्य पुस्तक से ली गई है, इसके कवि ये हैं। ये छोटा सा रेफरेंस प्रसंग के रूप में जरूर दें। फिर उसके बाद जो प्रश्न मांगा गया, उत्तर जिसमें मांगा गया उसमें आप उत्तर देंगे तो आपके नंबर प्लस में आएंगे, हमेशा कभी भी माइनस में नहीं होंगे। और दूसरी एक बात और ध्यान में रखें कि प्रश्न आप करते चले जा रहे हैं, बहुत अच्छे से कर रहे हैं, लेकिन एक क्वेश्चन ऐसा आ जाता है जिसका उत्तर आपको नहीं पता या धुंधला सा याद है ना, तब आप क्या करेंगे, उसको छोड़ेंगे नहीं, अछूता नहीं करेंगे, किसी भी प्रश्न को अनटच करके, यानी कि अछूता नहीं छोड़ेंगे, किसी भी प्रश्न को ब्लैंक नहीं छोड़ेंगे, उसका उत्तर जरूर 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 ही देंगे। चाहे आप एक लाइन में दें, 2 लाइन में दें, एक शब्द में दें, लेकिन उत्तर आप जरूर दें, क्योंकि आपके इन्हीं से आपके नंबर स्कोर जो है वो बढ़ता है। अगर आप कुछ भी नहीं लिखा होगा आपने तो इतना सा भी, यानी आधा नंबर भी मिलने से रह जाएगा। अगर कुछ लिखा होगा, अगर जैसे 5 नंबर का प्रश्न है, आपने बिल्कुल ही छोड़ दिया तो 5 नंबर पूरे चले गए ना। अगर आपने कुछ लिखा, कोशिश की, तो आपको हो सकता है 2.5 मिल जाए, 3 भी मिल जाए, या हो सकता है 1 नंबर मिल जाए या आधा मिल जाए, कुछ तो मिलेगा। इसलिए कोशिश ये करो कि किसी भी प्रश्न को अधूरा मत छोड़ो या ब्लैंक मत छोड़ो, कुछ जरूर लिखो ताकि आपको नंबर मिले। और दूसरी बात कि प्रश्न का उत्तर कई बार बिल्कुल कोई प्रश्न ऐसा आता है जिसमें 3 लाइन या 4 लाइन का आंसर देना होता है, यानी कि 60 शब्दों का एक लिमिट है, उसमें आपने आंसर देना होता है। तब आप क्या करें, और आपको आता नहीं है तो प्रश्न को बहुत ध्यान से देखो, सुनो, समझो, प्रश्न को बार बार पढ़ो। बार बार पढ़ने से उसका कोई ना कोई क्लू जो होता है ना, वो प्रश्न में ही छिपा होता है। और ये आपकी स्मार्टनेस है कि आप शो किए बगैर आप जब आंसर लिखें तो आप शो नहीं करेंगे कि आपको इसका आंसर नहीं मालूम, लेकिन प्रश्न में ही शब्द जो होते हैं उन्हीं से हमें क्लू मिल जाता है, क्योंकि हमें थोड़ा बहुत तो पढ़ाई होता ही है। पूरा साल हमने पढ़ाई की, कभी ना कभी तो वो पाठ आपके सामने आया ही होगा, तो कुछ धुंधली सी उसकी स्टोरी याद होगी। तो बस उस धुंधली सी स्टोरी से ही एक, जैसे होता है ना, एक कोना पकड़ लिया, तो अब आप सीढ़ियाँ चढ़ते चले जाएंगे। तो एक क्लू जब मिल जाता है तो उसी क्लू से आप आंसर भली भांति दे सकते हैं। तो मैं ये कहूँगी कि हर प्रश्न का उत्तर उसके प्रश्न में छिपा होता है। सिर्फ ध्यान देना होता है कि प्रश्न को पढ़ना कैसे है, प्रश्न के को समझना कैसे है। प्रश्न को आपने अगर समझकर एक बार पढ़ लिया तो आपको उत्तर मिल ही जाता है। इस बात की हमेशा कोशिश करो कि आपने इस प्रश्न का उत्तर देना ही है, चाहे आप
थोड़े शब्दों में दें, चाहे आप 3-4 लाइनों में दें, चाहे 1 लाइन में दें, लेकिन प्रश्न का उत्तर आपने अवश्य ही देना है। और एग्जामिनर कॉपी कैसे चेक करता है, इस बात का ध्यान आपके माइंड में रहना चाहिए, तभी आप आंसर ठीक से लिख पाएंगे और फुल मार्क्स लेने के हकदार बन पाएंगे। तो आज का वीडियो यहीं पर समाप्त कर रही हूँ। तो ध्यान रखें, उम्मीद करती हूँ कि आप इस बात का बहुत ध्यान रखेंगे। सिर्फ रटना ही बहुत ज़रूरी नहीं होता, सिर्फ याद करना ही आपका काम नहीं है, इस बात का ध्यान रखना भी ज़रूरी है कि फुल मार्क्स एग्जामिनर के हाथ से कैसे निकालें। ठीक है, तो ओके, बाय बाय।